हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो मैं अच्छे से समझा दिया है। नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। और हम हर चैप्टर के हर एक पॉइंट का मतलब हर एक टर्म को अच्छे से समझाएंगे, साथ के साथ जो भी क्वेश्चन है उनको भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and base। मतलब जो सोर टेस्ट मतलब जो खट्टा टेस्ट किसके वजह से होता है, अगर किसी चीज़ में खट्टा टेस्ट आए मतलब उसमें एसिड है, और बीटर जिसमें कड़वा टेस्ट आए इसका मतलब वो बेस है, बेसिक है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पहले। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा खाना खा ले और उसको एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी मतलब स्टमक में एसिड की मात्रा जो है बढ़ गई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू एज ए रेमेडी, तो हम उपचार के तौर पर उसको क्या देना पसंद करेंगे? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो हम क्या देंगे? हम देंगे बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है और हमें ये पता ही है कि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जबकि लेमन जूस और विनेगर ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो पहले से ही पेट में एसिडिटी ज़्यादा हुई है तो एसिड देखे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, किस प्रॉपर्टी को सोचेंगे ये रेमेडी चूज़ करते टाइम? हम ये सोचेंगे क्योंकि एसिडिटी बढ़ी है तो हमें कुछ बेसिक देना चाहिए जिससे एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, surely you must have used your knowledge about the ability of acids and base nullify each other's effect। ये तो वही है कि एसिड और जो बेस है वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। अगर एसिड है उसमें बेस डालेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देंगे। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम, तो किसी भी चीज़ को हम बिना टेस्ट किए, टेस्ट करना मतलब खा के देखना, बिना खा के देखे कैसे पता लगाएंगे कि ये खट्टा है या कड़वा है? तो हर एक केमिकल को हम खा के तो देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो और क्या तरीका हो सकता है उसको टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है? तो उसके लिए होगा एक नेचुरल इंडिकेटर। जैसे नेचुरल इंडिकेटर होगा लिटमस पेपर, और एक हो गया हमारी टर्मरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर हैं। और एक सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होंगे? एक होगा मिथाइल ऑरेंज एंड एक होगा फिनोप्थेलिन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। ये दोनों तो हो गए नेचुरल और ये हो गए सिंथेटिक। अब ये नेचुरल क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बने होते हैं। लिटमस पेपर में क्या होता है, एक हम पेपर लेते हैं, पेपर ले लिया कोई भी, मतलब फ़िल्टर पेपर ले लिया, मान लो फ़िल्टर पेपर, उस पर जो हमारे एक नेचुरल होता है लाइकेन, लाइकेन जैसे काई बोलते हैं ना, वही लाइकेन है। उसकी डाई बना के और हम इस पेपर पर लगा देते हैं तो वही हमारा लिटमस पेपर बन जाता है। अब ये लिटमस पेपर कई कलर के होते हैं, रेड कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है, पर्पल कलर का भी होता है। तो एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये टेस्ट करने के लिए हम सिर्फ रेड या ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हैं। ठीक है, अब देखो रेड कलर का लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो वो क्या होगा? वो होगा बेस। तो इससे ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे बी से बेस, बी से ब्लू, मतलब जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो बेस हो जाएगा। अब और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे वो हो जाएगा एसिड। एसिड मतलब खतरनाक चीज़ होती है, हार्मफुल, और रेड भी डेंजर का ही साइन है। तो इससे ये एक ट्रिक हो जाएगी, ऐसे याद रख सकते हैं कि एसिड ब्लू को रेड कर देगा लिटमस पेपर को। ठीक है, इसमें यही बता रखा है, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर। हैव यू नोटिस द स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे
कोई सब्जी वगैरह हमारे वाइट कपड़ों पर लग जाती है तो सब्जी में सीधी सी बात है, सब्जी में ये टर्मरिक मतलब हल्दी तो होगी, हल्दी लग गई मतलब हमारे क्लोथ्स पर। और जब हम साबुन लगाते हैं उन कपड़ों पर तो वो हल्दी का कलर येलो से क्या हो जाता है, येलो से हो गया रेडिश सा कलर नहीं हो जाता हल्दी का। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो इस पर चीज़ लगी है वो क्या है, बेसिक। यानी टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर हुई। कैसे, क्योंकि टर्मरिक अगर येलो से रेडिश हो जाए किसी चीज़ के लगाने की वजह से तो मतलब वो चीज़ क्या है, बेसिक। ठीक है, अब आगे देखो। You can also use synthetic indicators such as methyl orange. मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का पाउडर होता है जिसको हम टाइट्रेशन वगैरह में यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का पाउडर होता है। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज मिलाने के बाद कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर थोड़ा सा एक पिंच एक चुटकी के बराबर मिथाइल ऑरेंज मिला दें और उस सॉल्यूशन में, तो अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो मतलब वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है, वो मतलब एसिडिक है। और अगर उस सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाए अगर कलर, तो मतलब वो बेसिक है। तो मिथाइल ऑरेंज से ऐसे पता लगाएंगे कि एसिड है या बेस है। मतलब जिस सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज मिलाने से वो सॉल्यूशन अगर रेड कलर का हो जाए तो एसिडिक है सॉल्यूशन, और अगर येलो कलर का हो जाए तो वो है बेसिक। अब ये है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का क्या केस है, अगर किसी सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन मिलाने से वो कलरलेस रहे, वो सॉल्यूशन कलरलेस, तो मतलब एसिडिक है। और अगर सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाए, पिंक, देन ये बेसिक है। ठीक है, तो ये ऐसे पहचान होगी इनकी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस, हाउ एसिड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर में हम बेसिकली एसिड और बेस के बारे में हमारे डे टू डे लाइफ में जो होंगे इसके यूज वो देखेंगे। ये वही बता रखा है, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन से लिया जाते हैं ये डाई। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलाफाइटा, ये जो है ये प्लांट थैलाफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। कॉमनली यूज्ड एज ए इंडिकेटर, इंडिकेटर के रूप में इसको यूज करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक द कलर इज पर्पल। जब कोई भी सॉल्यूशन ना तो एसिडिक हो ना बेस हो तो उसका कलर सिर्फ पर्पल रह जाता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicates the presence of acids and मतलब नेचुरल इंडिकेटर जैसे लिटमस है इसी की तरह टर्मरिक भी हो सकता है। और जो कैबेज लीव है उन जो गोभी के पत्ते होते हैं उनसे पता लगाया जा सकता है कि एसिडिक है या बेसिक है। और जो कलर्ड पेटल मतलब जो कई फूलों के जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे भी पता लगाया जा सकता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दे रखा है ये, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड ए बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आपको सिर्फ एक लिटमस पेपर दिया गया है रेड कलर का, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, रेड कलर का लिटमस पेपर दिया गया है तो हम और 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं जिसमें एक एसिडिक है, एक बेसिक है और एक न्यूट्रल है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो इस रेड कलर के लिटमस पेपर पर तीनों जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उनकी एक एक बूंद डाल के देख लेंगे। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन ने भी इस रेड लिटमस का कलर ब्लू में चेंज कर दिया
जो भी सॉल्यूशन रेड को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देगा वही हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक का तो हमें पता चल गया कि एक तो बेसिक है, ये तो साइड कर देंगे कि भाई एक का पता चल गया। अब बच गए दो क्या करेंगे, अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर भी आ गया क्योंकि इसमें डिप करने के बाद ये रेड ब्लू में हो गया। तो अब ये बाकी दो में से डाल के देखेंगे इन दो की एक एक ड्रॉप इस पर। जो भी सॉल्यूशन इनमें से इस ब्लू को वापस से रेड में चेंज कर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं लेटर। तो दूसरे की भी होगी पहचान, एक जो बच गया वो न्यूट्रल है ही। और उसको भी टेस्ट करने के लिए देख सकते हैं दोनों। अब जो लिटमस पेपर उसको डालेंगे तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल को अगर लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन को तो लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ऐसे तीनों का पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अब। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. Put a drop of each of above solution on watch glass one by one and test with drop of indicator shown in table. अब ये पता लगाना है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। विच कलर, what change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein, methyl orange solution for each of the सॉल्यूशन। अब जैसे एक ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हमें पता है कि ये एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। और ये है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के साथ ये क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज को ये रेड कर देगा। और एक है फिनोल्फथलीन, इसको ये कलरलेस। यही तो था इंडिकेटर, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देते हैं, फिनोल्फथलीन को कलरलेस देते हैं। अगर बेस होता कोई तो बेस क्या करता, रेड लिटमस को ब्लू कर देता, और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या करता, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देता कलर, और फिनोल्फथलीन का पिंक कलर कर देता। ठीक है, तो सैंपल के तौर पे इस टेबल में जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिख लिया H2SO4, रेड लिटमस सॉल्यूशन का इसने क्या किया, रेड लिटमस सॉल्यूशन का कुछ नहीं किया, नो इफेक्ट, क्योंकि एसिडिक है, एसिड तो ब्लू को चेंज करेगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का इसने क्या किया, रेड में चेंज कर दिया। फिनोल्फथलीन को क्या किया इसने, फिनोल्फथलीन क्योंकि एसिडिक है तो फिनोल्फथलीन को ये कलरलेस। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज डालने पर इसने कौन सा कलर दिया, रेड। तो इन जो ये एसिड हैं HCl और H2SO4, HNO3 और CH3COOH, इन सब के लिए ये कंडीशन होगी सारी ये। ठीक है, अब बेस देख लेते हैं। बेस के लिए क्या होगा, कोई भी एक बेस ले लेंगे, ये नीचे वाले सारे बेस हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू कर देगा, ब्लू, इस पर नो इफेक्ट। फिनोल्फथलीन को क्या कर देगा, ये फिनोल्फथलीन को ये कर देगा पिंक कलर, और मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, येलो कलर। ठीक है, तो इससे और भी सब लिख के इसको ऐसे टेबल बना सकते हैं, सारे बेस लिख के। ठीक है, आगे देखते हैं। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substances whose order changes in acidic and basic media.
कई कई चीज़, ये तो हमने इन जो ये ऊपर इंडिकेटर थे, फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस पेपर हो गया, ये तो कलर को चेंज करके ये बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कई कई ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं जो ऑर्डर अपनी मतलब स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। अब हम ऐसे इंडिकेटर देखेंगे जो स्मेल को चेंज करके बताएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। चलो देखते हैं। Take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. मतलब कुछ ओनियन काटना है और उसको एक बैग में भर के उसके साथ कुछ कपड़ा भी, छोटे छोटे कपड़े की स्ट्रिप्स, मतलब इस टाइप की जैसे लिटमस पेपर होता है, स्ट्रिप्स ही बना के उसके साथ ही भर देनी है और एक रात के लिए मतलब ओवरनाइट उसे फ्रिज में रखना है। ठीक है। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस। अब ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं इनको हम टेस्ट करेंगे एसिड और बेस के लिए, क्योंकि अब जो ओनियन की जो स्मेल थी, जो ऑर्डर थी, वो इन स्ट्रिप्स पर आ गई है। मतलब अब हम इनको सूंघ के देखेंगे तो जो ओनियन में जैसे ऑर्डर आ रही थी, जैसे स्मेल आ रही थी, वो इन स्ट्रिप्स पर आ रही है। अब हम इस पर एसिड डाल के देखेंगे या बेस डाल के देखेंगे तो ये देखेंगे ये स्मेल चेंज हुई है या नहीं हुई है, और किसके डालने पर ये स्मेल चेंज हुई है तो क्या होगा, अब इसको समझेंगे। ठीक है। अब देखो आगे क्या है। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हम ये 2 स्ट्रिप्स लेंगे और उसकी ऑर्डर को चेक करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ओनियन के साथ रखी गई थी तो ओनियन जैसे ही आएगी। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस। एक साफ सरफेस पर रखेंगे। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। जो डाइल्यूट HCl है, एसिड है HCl, वो डालेंगे कुछ ड्रॉप उसके ऊपर। सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन सेकंड ऑन अदर। मतलब 2 स्ट्रिप रख ली ये, और एक पर हमने HCl डाला जो कि एसिड है, और एक पर हमने NaOH डाला जो कि बेस है। आगे देखते हैं। रिंज बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। मतलब हमने रखी थी ये स्ट्रिप नंबर 1 एंड स्ट्रिप नंबर 2, ये ओनियन की और स्मेल आ रही है इनमें, तो इस पर हमने मान लो डाला HCl जो कि एसिड है, और इस पर डाला बेस NaOH जो कि बेसिक नेचर का है। तो ओनियन को हमें ये पता होना चाहिए कि ओनियन का क्या नेचर है, ओनियन एसिडिक है या बेसिक है। ओनियन जनरली एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। कौन सा होता है इसमें, होता है सल्फ्यूरस एलियम। ठीक है। ये एसिड होता है ओनियन में। तो हमें पता है ओनियन एसिडिक नेचर का है, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, एसिड के इफेक्ट को कौन ख़त्म करता है, बेस। तो जिस स्ट्रिप पर हम ओनियन पहले से ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है, और जिस स्ट्रिप पर हम बेस डालेंगे, बेस डाल दिया NaOH, इस स्ट्रिप नंबर 2 पर हमने बेस डाल दिया, तो इस ओनियन की एसिडिक नेचर का इसने इफेक्ट ख़त्म कर दिया। मतलब इसका इफेक्ट क्या था, ओनियन का क्या इफेक्ट आ रहा था कि इसमें ओनियन जैसे स्मेल आ रही थी, और ओनियन है एसिडिक नेचर का, और हमने डाल दिया बेस तो न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब स्मेल ख़त्म हो गई। तो जिस स्ट्रिप का हमने क्या, नोट योर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया कि जिस स्ट्रिप पर हमने बेस डाला था NaOH, उस स्ट्रिप की वो हो गई ऑर्डरलेस, मतलब उसकी स्मेल ख़त्म हो गई, और HCl वाली स्ट्रिप की स्मेल अभी भी थी, क्योंकि HCl भी एसिड है, और जो ओनियन भी एसिडिक नेचर का, वो भी एसिड। तो एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते, एसिड और बेस करते हैं। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। अब क्या है, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस लेंगे एंड क्लोव ऑयल, और जो लौंग का तेल है वो लेंगे। चेक देयर ऑर्डर। अब इनकी स्मेल को चेक करेंगे। Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check the odor of once again and record change in the odor if any. Similarly, ओनियन के केस में क्या था वैसे ही वनीला के केस में करेंगे। वनीला इसमें मान लो टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें हमने डाइल्यूट HCl ले लिया,
दूसरी टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया। अब हमें इसमें वेनिला डाल लेंगे, वेनिला। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि वेनिला का नेचर कैसा होता है। वेनिला का नेचर होता है एसिडिक, मतलब वीक एसिड होता है वेनिला में, एल्डिहाइड। तो वेनिला का एसिडिक नेचर है, तो कौन सी चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा? बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, NaOH को। जब वेनिला इसमें डालेंगे तो वेनिला की स्मेल, जब इस टेस्ट ट्यूब को सूंघ के देखेंगे तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही होगी, मतलब वेनिला में बेसिकली खुशबू आती है तो वो नहीं आ रही मिलेगी इसमें से, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड ने बेस को। और इसमें से वेनिला इसमें डालेंगे तो वेनिला की हमें स्मेल मिलेगी। तो इस टाइप से सिमिलर टेस्ट द चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल एंड डाइल्यूट HCl। इसी तरह हमें जो लौंग के तेल है उसको टेस्ट करना है। विच ऑफ दीज वेनिला, ऑनियन, क्लोव कैन बी यूज्ड एज olfactory indicators on the basis of your observation। किसको हम olfactory indicator, मतलब ऑर्डर को सूंघ के पता लगा पाए कि ये एसिडिक है या बेस है, तो हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। तो एक तो वो जो ऊपर इंडिकेटर दे रखे थे, जो कलर चेंज होने से बता रहे थे कि उसमें उस पर डालने की वजह से उसका जो भी कलर चेंज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम बता पा रहे थे कि अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो बेस है, ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिडिक है, या मिथाइल ऑरेंज से जो भी था कलर चेंज हो रहा था उसकी वजह से हम बता पा रहे थे कि वो एसिडिक है, बेसिक। अब इनमें इनकी ऑर्डर, मतलब जो स्मेल चेंज हो रही है उसके हिसाब से हम बता पा रहे हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाउ टू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स जो हमारे धातु उसके साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। टीचर के असिस्टेंस में करेंगे इस एक्टिविटी को। चलो देखते हैं। सेट द अपरटस एज सोन इन फिगर। ऐसे अपरटस लगाने जो फिगर में दिखाए गए हैं, देखो ऐसे। क्या करेंगे? टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, अबाउट 5 ml। इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? पास द गैस बीइंग इवोल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। जो यहाँ कॉर्क लगा देंगे और यहाँ एक डिलीवरी ट्यूब लगा देंगे, ताकि जो गैस बने वो इस ट्यूब से होते हुए ये जो सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है यहाँ इसमें आ जाए, जो गैस बने वो। ठीक है, ये सोप सॉल्यूशन है। अब क्या होगा? वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन सोप सॉल्यूशन? टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड bubbles. What do you observe? Repeat this activity with some more acid like HCl, HNO3 and CH3CO. Are the observation is in all cases the same or different? अब क्या ऑब्जर्व किया हमने? जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक Zn किसके साथ रिएक्ट किया? H2SO4। क्या बनाया इसने? ZnSO4 प्लस H2। तो ये कौन सी गैस निकल रही है? ये गैस निकल रही है H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। तो अब हम कैंडल को जब इस गैस के पास लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस ऐसे पॉप, जैसे कोई चीज़ फटती नहीं है धीरे से, उस साउंड के साथ जलती है हाइड्रोजन गैस। तो कैंडल को इसके पास लेके जाएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस ऐसे पॉप साउंड के साथ जलेगी। ठीक है, देखो ये लिख भी रखा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। ठीक है, आगे देखते हैं। Note that the metal in our reaction displays hydrogen atom from acids as hydrogen gas and form compound called salt. Thus the reaction of metal with acid can be summarized as, मतलब एसिड ने मेटल, हमने जो ये पीछे एग्जांपल देखा है कि Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये क्या लिख सकते हैं? एसिड मतलब H2SO4 एसिड प्लस जिंक क्या है? एक मेटल है। और क्या बनाया? ये बना दिया साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। तो रिएक्शन ये हमने लिख दी Zn+H2SO4, क्या बनेगा ZnSO4 और H2। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है प्लेस ए फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of test tube. Repeat the test of steps in activity 2.3 and record your observation. अब क्या है, अब जिंक जो कि मेटल है उसको हम NaOH जो बेस है उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या बनेगा सोडियम जिंकेट और H2 गैस H2 भी निकलेगी। लेकिन ये रिएक्शन जो हर मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन तो लगभग हर एक मेटल कर लेती है एसिड के साथ, लेकिन बेस के साथ हर मेटल रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस बनेगी इन दिस रिएक्शन। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स के साथ ये ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब पहले तो हमने ये पढ़ा था कि मेटल एसिड्स और एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। अब हम ये देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B. Take about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने सोडियम कार्बोनेट, ये जो लिक्विड फॉर्म में है सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब A, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B। ये एक ही टेस्ट ट्यूब दिखा रखी, नो सॉरी, ये रहा। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये ऐसा ही एक और सेटअप होगा जिसमें एक और यहाँ टेस्ट ट्यूब लगेगी और ऐसे इसमें तो जैसे सोडियम कार्बोनेट ले रखा है या सोडियम, उसमें लेंगे सोडियम हाइड्रो जम कार्बोनेट, या हम लिख सकते हैं NaHCO3। ठीक है, इसी के लिए समझ लो एक बार। ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेंगे ऐड, और ये है सोडियम कार्बोनेट। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, कौन सी गैस निकलेगी, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो गैस बनेगी इस रिएक्शन से, मतलब कि डाइल्यूट HCl और सोडियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होने से जो भी गैस बनेगी उसको हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करेंगे। तो रिएक्शन देखते हैं इसमें क्या होगी। टेस्ट ट्यूब A में जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, उसका रिएक्शन हुआ है HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बना NaCl और H2O, और गैस कौन सी निकली CO2। जो ऊपर गैस निकलेगी वो है CO2। वैसे ही टेस्ट ट्यूब इसमें सिर्फ A दिखा रखी है, दूसरी भी लेंगे उसमें सोडियम कार्बोनेट की जगह इसकी जगह NaHCO3 ले लेंगे, ये है Na2CO3। ठीक है, फिर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा NaCl H2O CO2, सेम रिएक्शन होगी, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्ड थ्रू लाइम वाटर। जब ये CO2 गैस इस टेस्ट ट्यूब में जो हमने लाइम वाटर ले रखा है, लाइम वाटर यानी CaOH2, देखो ये लिख रखा लाइम वाटर,
और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इधर से इसके अंदर आ रही है और इसमें ऑलरेडी लाइम वाटर CaOH2 है, तो क्या होगा, CaCO3 बनेगा और H2O। CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब एक प्रेसिपिटेट ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में जम जाएगा नीचे, ठीक है। और फिर अगेन CO2 तो बनती ही रहेगी इस टेस्ट ट्यूब में, और CO2 आएगी और CO2 आएगी। जब ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गया CaCO2 CaCO3, तो फिर और CO2 आएगी इधर से, तो वो और रिएक्ट करेगी इसके साथ, अगेन इसके साथ आगे रिएक्ट करके क्या बनाएगी, वो बनाएगी CaHCO3 ठीक है। तो पहले तो हमने ये देखा था कि मेटल के साथ कोई भी एसिड कैसे रिएक्ट करता है, तो अब इसमें देखा कि मेटल जो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट ये है, जैसे सोडियम मेटल ले रखे हैं, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ एसिड यानी HCl कैसे रिएक्ट करेगा। इसमें मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो क्या कौन सी गैस निकल रही थी, H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सी गैस निकल रही है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और जब इस CO2 का हम लाइम वाटर के साथ इधर रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो बन रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि सोल्यूबल नहीं है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं नीचे। और फिर CO2 तो इधर रिएक्शन होती रहेगी, तो इधर से और CO2 आती रहेगी, तो फिर ये CO2 इस प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्ट करके CaHCO3 ये बनाएगी, जो कि ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ये सोल्यूबल है, ये घुल जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। पहले हमने पढ़ लिया कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर पढ़ा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। अब देखेंगे कि मेटल खुद के एसिड और बेस खुद आपस में ही कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी दी गई है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन किस लिए यूज़ किया गया है, जे इंडिकेटर यूज़ किया गया है, ताकि बता सकें कि ये जो अब टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है वो फ़िलहाल एसिडिक है या बेसिक है। NaOH जो कि बेसिक नेचर का है, ठीक है, NaOH बेसिक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या कलर है, तो फिनोप्थिलीन अगर है और बेसिक ये NaOH में अगर फिनोप्थिलीन डालेंगे, क्योंकि फिनोप्थिलीन बेसिक है, तो कौन सा कलर हो जाएगा इसका, पिंक कलर, क्योंकि फिनोप्थिलीन बेस को पिंक कलर, बेस में अगर फिनोप्थिलीन डालेंगे तो फिनोप्थिलीन का कलर पिंक हो जाता है, ये हमें पता है, पहले पढ़ लिया। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबोव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब देखो, एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसमें था NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें डाल दिया हमने फिनोप्थिलीन, तो इसका कलर कौन सा हो गया, इसका कलर हो गया पिंक कलर। पिंक कलर कहाँ है, ये लगा लो पिंक कलर, पिंक कलर नहीं मिल रहा भाई, जैसे फिनोप्थिलीन डालते ही इसमें, ये फिनोप्थिलीन डालते ही NaOH का कलर हो गया पिंक, क्योंकि हमें पता है फिनोप्थिलीन किसी भी सॉल्यूशन के कलर को पिंक कर देता है। अब डाइल्यूट HCl जो कि एसिड है, HCl डालेंगे तो क्या होगा, HCl हमें पता है फिनोप्थिलीन को क्या कर देता है, कलरलेस। इज देयर एनी कलर चेंज इन द रिएक्शन मिक्सचर, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर एडिशन टू द एसिड। जब हम एसिड HCl डालते रहेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब HCl और इसमें पहले से जो NaOH था वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। अब एसिड हम डाल रहे हैं तो फिनोप्थिलीन का क्या हो जाएगा, कलरलेस, ये सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH to the above mixture, does the pink color of phenolphthalein reappear, why do you think this happened।
अब कलरलेस हो गया, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। अब फिर हम क्या करें, फिर से हम बेस डालना स्टार्ट कर दें NaOH। और हमें पता है कि बेस अगर हम डाल लेंगे और फिनोप्थिलीन उसके अंदर है तो बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस की वजह से बेसिक सॉल्यूशन को फिनोप्थिलीन पिंक कलर में चेंज कर देता है, तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड that the effect of a base is nullify the acid and vice versa। मतलब एसिड के इफेक्ट को बेस ने एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया या एसिड ने बेस के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटर्न NaOH प्लस HCl। रिएक्ट करके क्या बना है, NaCl जो कि एक साल्ट है, और H2O। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज to give salt and water is known as neutralization reaction। जो एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी जिसमें हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने देखा एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोल्ट बना रहे हैं, और गैस कौन सी निकल रही है, H2। या अब एसिड एंड बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोल्ट बना रहे हैं, और गैस निकल रही है CO2। और एसिड और बेस खुद रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोल्ट बना रहे हैं और वाटर। ठीक है, ये हमने इतना देख लिया, आगे देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीयरिंग। क्या लेंगे, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस क्या डाल रहे हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या होगा CuCl2 प्लस H2O। इसका CuCl2 का कलर होगा ब्लू ग्रीन। अब देखो, you will notice that the color of solution become blue green and the copper oxide dissolve। The blue green color of the solution is due to formation of copper chloride in the reaction। The general reaction between the metal oxide and acid can be written metal oxide plus acid gives salt and water। ये हम जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड और सोल्ट इसके बीच में, एसिड के बीच में। आगे नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द अबो रिएक्शन। बैलेंस्ड इक्वेशन हमें लिखनी है, इसकी क्या थी, ये CuO प्लस HCl क्या दे रहा था, CuCl2 प्लस H2O। कॉपर इधर एक है, इधर एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक, इधर भी एक, हाइड्रोजन इधर दो है, और क्लोरीन भी इधर दो है, तो यहाँ 2 से कर देंगे, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, 2HCl। ठीक है, आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। यूज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is the base react with carbon dioxide to produce a salt and water। since is similar to the reaction between base and an acid, you can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। ठीक है, हमने एक्टिविटी 2.5 में क्या देखा था कि जो CO2 गैस बन रही थी उसको हम किससे पास करा रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से, CaOH2, उससे CO2 पास करा रहे थे। तो क्या बन रहा था, हमारा CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक बेस है, बेस का रिएक्ट हम किससे करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, यानी जैसे ये कार्बन है, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही होगा क्योंकि कार्बन मेटल थोड़ी है। तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। ये एक्टिविटी 2.5 में हमने देखा था कि CaOH में हम जो गैस बन रही थी CO2 वो पास करा रहे थे, तो ये क्या बन रहा था CaCO3, एक ये साल्ट है, और H2O। तो CaOH2 हमें पता है बेस है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। तो क्या बना, साल्ट और H2O, साल्ट और वाटर। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंस रिएक्शन बिटवीन बेस and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। तो पहले हमने देखा था जो एसिड एंड बेस के बीच में रिएक्शन होके क्या बन रहा था, सोल्ट प्लस वाटर बन रहा था, और सेम चीज़ इसमें हो रही है, सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो ये तो बन गया सोल्ट जो इसके इक्वल है वाटर, और ये हमें पता है COH2 बेसिक नेचर है। तो ये CO2 जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या होना चाहिए, एसिडिक नेचर का होना चाहिए। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि रिएक्शन इस एसिड और बेस के जैसा ही प्रोडक्ट दे रही है। तो एक बेस है तो हम दूसरे को पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है। ठीक है, समझ गए ना। इससे ऊपर वाले में जो मेटल थी, मेटल ऑक्साइड यानी CuO की रिएक्शन हुई एसिड के साथ, और नीचे में जो नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया CO2, उसकी रिएक्शन हुई किसके साथ, बेस के साथ। एक्टिविटी 2.5 में जो हमने की है बेस है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बनाया, CaCO3 प्लस H2O। ये उसने प्रोडक्ट दिया जैसे जिसमें CaCO3 साल्ट है, ये वाटर है, और ये बेसिक नेचर का है। इसने प्रोडक्ट वैसा ही सिमिलर दिया जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्ट करने से कोई इक्वेशन देती है। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि CO3 क्या है, एक एसिड है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कार्बन नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह क्या है, एक एसिडिक नेचर का है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। Why should curd and sour substances not kept in brass and copper vessels? ब्रास एंड कॉपर क्या है, हमें पता है मेटल है, और सोर सब्सटेंस जैसे कर्ड होगी या कोई भी खट्टी चीज़ होगी, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और हमने पहले पढ़ लिया कि मेटल और एसिड्स के बीच में रिएक्शन होके क्या बनता है, मेटल और एसिड्स के बीच में रिएक्शन के बनता है सोल्ट, और H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और इस गैस के निकलने की वजह से जो हमारा खाना है, जो इसमें रखेंगे हम, मान लिया जो खट्टी चीज़ अगर इनमें रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी, कोरोडेड हो जाएंगी, मतलब सड़ जाएंगी, और जो हमारी सेहत के लिए अगर हम इनको खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल देंगी ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विच गैस यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये तो यही है, मेटल रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट और H2 गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ये हमने शुरू में एक्टिविटी की थी, कॉपर की रिएक्शन कराई थी हमने H2SO4 के साथ, यानी मेटल कॉपर और एसिड के साथ। तो क्या बना था, CuSO4 प्लस H2। और ये H2 को टेस्ट हमने कैसे किया था कि कैंडल रख के जो पॉप बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है, इससे हम पता लगाएंगे कि H2 गैस। मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस मतलब फिज ऐसे फिज साउंड होती है, फिज सी। द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल। एक मान लिया कोई भी मेटल कंपाउंड है ए मेटल कंपाउंड है जो HCl के साथ रिएक्ट करती है, तो एक गैस इवोल्व करती है जो फिज की साउंड के साथ मतलब इवोल्व होती है, और क्या करती है, वो कैंडल को बुझा देती है, वो ऐसी गैस है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इफ वन कंपाउंड
फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड बना, एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो हमें जो ये कंपाउंड ए पता लगाना है क्या है, उसके पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कंपाउंड होगा CaCO3 प्लस HCl, क्या बना CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। हमें पता है कि कौन सी गैस आग को बुझाने के काम आती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसने बता रखा है इस क्वेश्चन में। तो इतना क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और एक ये दे दिया कि कैल्शियम क्लोराइड है, और एक ये दे दिया HCl है। तो इससे हम इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होगा तभी CO2 यहाँ बनेगी, और HCl से ये इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो इसकी ये इक्वेशन होगी। और Ca2 हम फायर एक्सटिंग्विशर जैसे आग को बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे। What do all acids and all bases have in common? all acids सभी एसिड्स और सभी बेस में कॉमन क्या होता है वो देखेंगे। In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to these similarities in properties? सभी एसिड्स और सभी बेस की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो ऐसा उनमें क्या चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो वो कॉमन चीज़ क्या है वो देखेंगे। We saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas. सभी गैस हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, और रिएक्टिंग विद मेटल्स, मेटल के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो सभी एसिड्स हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं, हमने पहले देख लिया। सो हाइड्रोजन सीम्स टू हैव कॉमन इन ऑल एसिड्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे हाइड्रोजन सभी एसिड में कॉमन है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है तो क्या वो एसिड ही हैं। देखो, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ETC। इनका सॉल्यूशन लेंगे। फिक्स 2 nails on the cork and place a cork in 100 ml beaker. Connect the nails to the 2 terminals of 6-volt battery through a bulb and switch. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch off on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe? Now discuss. Does the bulb glow in all cases? ये नेल है, ये सॉल्यूशन ले लिया हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। जब हम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन लेंगे और डाइल्यूट H2SO4, देखो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सॉल्यूशन लेंगे, तब तो ये बल्ब जलेगा। इन दोनों केस में HCl और H2SO वाले केस में तो बल्ब जलेगा, लेकिन जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन लेंगे तब बल्ब नहीं जलेगा। वो क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि HCl और H2SO4 टूट के H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जो ये H पॉजिटिव आयंस होते हैं ये करंट को कैरी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो ग्लूकोज और अल्कोहल ये टूट के ऐसे कोई आयंस ही नहीं बनाते जिससे करंट कैरी हो पाए, तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा और इनमें जलेगा, ठीक है। आगे देखो The bulb will start glowing in case of acids as shown in 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of bulbs indicate that there is a flow of electric current through the solution. अगर बल्ब जल रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा मीडियम मिल रहा है करंट को कि जिसके थ्रू वो फ्लो हो सके, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। जो आयंस हैं, जो एसिडिक सॉल्यूशन में है, जो आयंस है उसके द्वारा करंट का फ्लो कराया जा रहा है, मतलब करंट को जो आयंस है वो लेके जा रहे हैं। एसिड्स कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस एज ए कैटायन, कैटायन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड एनायन सच एज Cl नेगेटिव, और एनायन मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन HCl NO3 नेगेटिव, इन HNO3 SO4 नेगेटिव, एंड इन H2SO4 जैसे HCl में
H पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl नेगेटिव। H2SO4 में H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। वैसे ही हर एक में HNO3 में H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो इस सब चार्ज की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, या इनको आयंस बोल सकते हैं, इनको कलेक्टिवली आयंस बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज वालों को कैटायन बोल सकते हैं और नेगेटिव चार्ज वालों को एनायन बोल सकते हैं। और इन आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब जल रहा है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि जो एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं इन सॉल्यूशन। ये बात ध्यान देने की है कि इन सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। HCl मान लो हमने अगर ड्राई फॉर्म में ले लिया, ड्राई फॉर्म में, तो ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ये HCl ऐसे ही कंबाइन होके रहेगा। जो इनकी एसिडिटी के लिए, मतलब ये प्रूव ही नहीं करेगा कि ये एसिड है। ये प्रूव करने के लिए ये एसिड है, इसके आयंस का टूटना जरूरी है। और आयंस कब टूटेंगे? जब HCl इन सॉल्यूशन हो। जैसे हम पहले लिटमस पेपर से इसकी एसिडिटी भी चेक कर रहे थे, तो लिटमस पेपर को ड्राई किसी एसिड या बेस पर लगा के थोड़े देख रहे थे, उसका सॉल्यूशन ही ले रहे थे, एसिड या बेस का सॉल्यूशन मान लो किसी चीज़ में, और उसमें डिप करके लिटमस पेपर को तब देख रहे थे कि एसिड है बेस। तो मतलब जो है ये इसका H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने की है। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What can you conclude from the result of activities? Alkalis मतलब ऐसे बेस, अल्कली वो होते हैं ऐसे बेस जो डिजोल्व हो जाएं वाटर में। तो अल्कली भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे NaOH हो गया, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हो जाएगा कैटायन, ये हो जाएगा एनायन। तो आयन तो इन्होंने भी बनाए ना, आयंस, तो ये कंडक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, ये वो ही बता रखी है मैंने कि जो अब ये भी बताया है कि एसिड और बेस का एक वाटर सॉल्यूशन में होना ज़रूरी है। मतलब अगर ड्राई होंगे तो अपनी एसिडिटी या बेसिसिटी शो ही नहीं करेंगे। देखो एक्टिविटी है इसमें, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड, इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप apparatus as shown in फिगर में दिखा रखा है ऐसे। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब में कुछ कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर गैस इमर्जिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? क्या गैस निकल रही है डिलीवरी ट्यूब से? टेस्ट द गैस सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब क्या है, गैस निकल रही है, गैस निकली। अगर हम इस गैस को ड्राई लिटमस पेपर पर चेक करेंगे तो लिटमस पेपर कोई चेंज ही नहीं करेगी, क्योंकि लिटमस पेपर भी ड्राई है और गैस भी ड्राई है, दोनों चीज़ ड्राई है। तो आयंस रिएक्ट करके कैसे बताएंगे कि कौन सी चीज़ है? जब एक चीज़ वेट होगी तभी तो आयंस टूट के रिएक्ट करके बताएंगे कि एसिड है बेस है। तो लिटमस पेपर का वेट होना मतलब थोड़ा गीला होना ज़रूरी है, तभी गैस उसके साथ रिएक्ट कर पाएगी, उसके आयंस को, अपने आयंस को तोड़ के उसमें चेंज कर पाएगी। इन विच केस डज लिटमस पेपर चेंज कलर? किस केस में लिटमस पेपर कलर चेंज करेगा? जब लिटमस पेपर वेट होगा, गीला लिटमस पेपर लेना पड़ेगा तभी कलर चेंज करेगा। On the basis of our activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas or HCl solution? Dry HCl gas acidic character शो ही नहीं करेगी, नो एसिडिक करेक्टर, क्योंकि ये अपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस को तोड़ ही नहीं पाएगी। तो HCl सॉल्यूशन एसिडिक करेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि HCl का सॉल्यूशन ही एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ड्राई HCl शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे ये एक्सप्लेन करके बता रखा है
This experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in presence of water. वाटर की प्रेजेंस में जो HCl है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है. The separation of H positive ion from HCl molecules कैन नॉट अकर इन absence of water. absence of water में ये HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता. ठीक है, तो HCl तो प्रेजेंस ऑफ वाटर हो गई H2O कि इसमें टूट जाएगा ये H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये H पॉजिटिव के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में हुआ, तो ये हम लिख सकते हैं और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन, ठीक है. हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन ये सेम एक ही बात है. ये क्या दिखा रहा है कि ये ब्रेक जो आयन है वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ है. ये सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहा है. ठीक है, तो H positive plus H2O H3O positive. We have seen that acid give H3O positive or H positive aqueous ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, बेस टूट जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. ये भी बेस का ही दे रखा है कि OH बेस है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये अपना एनायन और कैटायन में टूट जाएगा. ये भी एनायन और कैटायन में टूट जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन होते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले एनायन होते हैं. बेस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. जो बेस वाटर में सोल्यूबल, वाटर में घुल जाए, उनको एल्कलीज बोलते हैं. ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. सभी बेस डिजोल्व नहीं होते वाटर में, कुछ बेस डिजोल्व होते हैं. कौन से बेस हैं जो हमने टेबल 2.1 में देखे थे जो उसमें डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में? तो जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सोल्यूबल बेस हैं. ठीक है, now as we have identified that acid generates H positive ion, एसिड H पॉजिटिव आयन को जनरेट करेंगे एंड ऑल बेसिस जनरेट OH नेगेटिव आयन. ये इसमें AQ क्यों लिख रखा है दोनों के आगे, क्योंकि ये वाटर में ही जनरेट करेंगे, विदाउट वाटर ये जनरेट नहीं करेंगे, इसलिए AQ लिख रखा है. वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो. एसिड प्लस बेस, सोल्ट एंड वाटर. एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और वाटर मिला बनाते हैं. तो जो एसिड में H पॉजिटिव आयन है और जो बेस में OH नेगेटिव आयन है वो क्या बना देते हैं, HOH यानी H2O बना देते हैं मिलके. ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिलके क्या बनाया, H2O. लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस. पहले तो ये था कि वाटर में अगर ये यहाँ वाटर है बहुत सारा, वाटर में हम एसिड या बेस मिलाएं, एसिड और बेस, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कंसनट्रेटेड नहीं रहता. अब क्या हो अगर हम एसिड या बेस हो और उसमें वाटर मिलाएं, तो ये बहुत ख़तरनाक रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम से हीट निकलेगी और हो सकता है जिस कंटेनर में, जिस बीकर में हम मिला रहे हैं वो फट भी जाए. तो ये एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट या डेंजरस रिएक्शन होती है. ठीक है, टेक over 10 ml of water in a beaker, add few drops of concentrated H2SO4 and to it and swirl beaker slowly. Touch the base of beaker. Is there change in temperature? एक बीकर में हमने पानी ले लिया 10 ml वाटर और उसमें हम मिलाएंगे H2SO4 कंसनट्रेटेड. तो क्या होगा, क्या चेंज होगा टेम्परेचर? हाँ, चेंज होगा रिएक्शन करके. और तो रिएक्शन करके हीट निकलेगी. जब H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हीट निकलेगी. और जिन रिएक्शन में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हीट निकलती है, वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक. एंडोथर्मिक हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है. रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसके साथ भी सेम ही होगा. द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड एंड बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक. एक्जोथर्मिक रिएक्शन है
Care must be taken while mixing concentrated nitric acid, sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water. Acid हमेशा वाटर में धीरे धीरे मिलाना चाहिए with constant stirring, लगातार उसको मिक्स करते हुए. If water is added to concentrated acids, the heat generated may be cause the mixture to splash out and cause burns. ये मैंने बताया था ना, अगर वाटर ऐड किया जाए कंसनट्रेटेड एसिड में, ये तो हम ऊपर तो हम वाटर में एसिड ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर एसिड में वाटर ऐड किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा जनरेट में काज मिक्सर स्प्लैश आउट. ये का क्या हो सकता है कि जो मिक्सर है वो बाहर की तरफ निकल जाए और बर्न जला दें. द गिलास कंटेनर में आल्सो ब्रेक. जो गिलास कंटेनर जिसमें हम ये कर रहे हैं वो भी टूट सकता है. एंड ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा इससे. लुक आउट फॉर वार्निंग साइन. ये वार्निंग साइन दिया कि कंसनट्रेटेड को जो एसिड होते हैं उनको डायरेक्ट हाथ पर या किसी भी जो ये बेसिक पैलेट है इस पर नहीं डालना चाहिए. Concentrated sulfuric acid and bottle of sodium hydroxide pellets. Mixing an acid or base with water result in decrease in concentration of H3O positive per volume. Such process called dilution of acid or base said to be diluted. ये वही बताया डाइल्यूशन क्या होता है. जैसे कुछ एक बीकर में हमने वाटर ले लिया, उसमें हम कोई भी यानी H2SO4 कोई एसिड डाल रहे हैं या कोई बेस डाल रहे हैं NaOH, तो उसकी ये कंसनट्रेटेड है, इसमें डाल के डाइल्यूट हो रहा है. तो इसमें जो H2SO4 में H पॉजिटिव आयन है, NaOH में OH नेगेटिव आयन है, इनकी कंसनट्रेशन घट रही है. तो घट रही है कंसनट्रेशन, इसका मतलब वो डाइल्यूट हो रहा है, वो कंसनट्रेटेड नहीं है. तो इसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन, इस प्रोसेस को. और जो एसिड और बेस बाद में इसमें मिलने के बाद इसमें तो ज़्यादा तो वाटर ही है, थोड़ी क्वांटिटी में जो एसिड या बेस डला हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस. आगे देखो. वाई डू HCl एंड HNO3 ETC शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाई सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर. क्योंकि ये एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं क्योंकि ये सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं. वाई डज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये भी बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कोई भी एसिड है उसके नेगेटिव आयंस की वजह से जो ये आयंस बनेंगे ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है. वाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. ये ड्राई HCl गैस क्यों नहीं चेंज करेगी, क्योंकि ये ड्राई है तो ये इसके आयंस में टूट ही नहीं पाएगी. नो ब्रेक डाउन ऑफ आयंस. ठीक है. While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid. ये मैंने अभी बताया कि एसिड वाटर में मिलाना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वाटर में एसिड को मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी और कंटेनर वो टूट भी सकता है, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. हाउ इज़ द कंसनट्रेटेड हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड. डाइल्यूट है मतलब वाटर में मिलाया गया थोड़ा सा, तो इसका कंसंट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा. जो हाइड्रोनियम आयन है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. डाइल्यूट है तो थोड़ा है तो डिक्रीज तो होएगी कंसंट्रेशन. हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जिसको वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें और NaOH मिला दें. तो पहले मान लिया इतनी सी कंसंट्रेशन थी NaOH नेगेटिव आयन की, और NaOH मिला रहे हैं मतलब और OH नेगेटिव आ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी OH नेगेटिव आयन्स की. ठीक है. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस. एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है उसका पता लगाने के लिए हम देखेंगे. वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेस. मतलब ये बताने के लिए कि एसिड है बेस हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो हैव लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन दैट अ डाइल्यूशन डिक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और ON नेगेटिव आयन. मतलब जब डाइल्यूट करते हैं तो इनकी कंसनट्रेशन घट जाती है. कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग
इज ए गिवन एस। तो हम क्या ये पता लगा सकते हैं? ये इंडिकेटर से तो हम सिर्फ इतना पता लगा रहे थे कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है? वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर यूनिवर्सल डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये बेसिकली कह रखा है कि इसका पता हम पीएच स्केल से पता लगाएंगे। पीएच वेयर पी स्टैंड्स फॉर, पीएच स्केल में पी का मतलब क्या है? पोटांज इन जर्मन मीनिंग पावर। पी का मतलब होता है पावर। पीएच स्केल देखो इस टाइप का होता है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल है, ये यहाँ 7 लिख रखा है। 7 से 0 से लेके 14 तक इसकी वैल्यू होती है। अगर किसी भी चीज़, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी कंपाउंड है, उसकी वैल्यू 7 से लेके अगर 14 है तो वो बेसिक नेचर का है। और अगर उस साइड बढ़ती जा रही, मान लिया किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 8 है, किसी की 10 है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? 10 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इस साइड एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। मान लिया किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू एक की है 1 और किसी की पीएच वैल्यू है 6, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसकी पीएच वैल्यू 1 है। ठीक है, ये नहीं कि इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नहीं। और बेस में अगर मान लिया किसी की पीएच वैल्यू 8 है और किसी की 10 है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू 10 है। देखो ये इस एरो की हेल्प से समझा रखा है कि इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और इस बेसिक नेचर इस साइड जाएंगे तो बढ़ेगा। मतलब अगर 7 से 0 की साइड जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा और 7 से 14 की साइड जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। कोई भी कंपाउंड मान लिया यहाँ है जिसकी पीएच 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, तो 1 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 3 वाला 4 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इधर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, तो सबसे जो 13 वाला है वो 12 वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब बेसिक नेचर इस साइड बढ़ रहा है और एसिडिक नेचर इस साइड बढ़ रहा है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपाउंड दे दिया जिसकी मान लिया पीएच है 3 और एक कंपाउंड है जिसकी पीएच है 5, पूछ लें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो हम ये सोच के नहीं कि 5 बड़ा है तो 5 ज़्यादा, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड में उल्टा है, एसिड में ये ऐसे याद कर सकते हैं कि एसिड में उल्टा है एसिड के केस में, और बेस में सही है। बेस में जिसकी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी वो ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जिसकी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी। जैसे मान लें एक की 6 है, एक की 8 है, तो जिसकी ज़्यादा 8 है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन एसिड में उल्टा है, जिसकी कम पीएच वैल्यू होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे मान लें एक की 2 पीएच है, एक की 4 पीएच है, तो जिसकी कम पीएच वैल्यू है जैसे 2 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इससे। ठीक है, तो पीएच एसिड में अपोजिट है। आगे देखते हैं, ये बता रखा है इसकी पीएच कितनी होगी और ये पीएच वैल्यू बतानी है इसकी और नेचर बताना है कैसा है। तो सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा बिफोर मील की हमारी एस्टिमेट पीएच वैल्यू होती है 7.5। सलाइवा आफ्टर मील की होती है 6। इसकी होती है लेमन जूस जो कि एसिडिक होता है हमारा, इसकी 2.2 से 2.4 में के बीच में होती है। कलरलेस एसरेटेड ड्रिंक इसकी होती है 6। इसकी कैरेट जूस की 5 से 6 जो कि एसिडिक होता है, इसकी 5.5 से 5.5। कॉफ़ी की टोमेटो जूस की 4.0 से 4.4। इसकी टैप वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। NaOH जो कि हमारा बेस है 14 होगी। HCl जो कि एसिड है 1 होगी। तो इनका नेचर बताना, ये हो गया एसिडिक, ये हो गया बेसिक, ये हो गया न्यूट्रल। जिनकी वैल्यू 7 से कम है वो एसिडिक हो जाएंगी, जिनकी वैल्यू 7 से ऊपर है वो बेसिक हो जाएगी। ठीक है, पीएच पेपर का क्या करेंगे, जो एसिड है वो ब्लू टू रेड कर देंगे, ब्लू टू रेड, और बेस है वो रेड टू ब्लू। ठीक है,
ये दे रखा है। गैस्ट्रिक जूस की pH 1.2 होती है, लेमन जूस की 2.2, प्योर वाटर की 7, प्योर वाटर एंड बल्ड की pH वैल्यू 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH वैल्यू यानी MgOH2 की pH वैल्यू 10 होती है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की pH वैल्यू 14 होती है। ठीक है, आगे क्या है, Importance of pH in everyday life. Are plants and animals pH sensitive? Our body works within pH range 7.0 to 7.8. हमारी जो बॉडी है इस pH रेंज के विदिन, इसके अंडर ही काम करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH से, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं वो इसी pH रेंज के, अगर किसी भी चीज़ जिस चीज़ में वो रह रहे हैं उस, जैसे एक्वेटिक हैं, मछली वगैरह हैं, अगर पानी की pH इस 7.0 7.8 के बीच में रहे तो ही वो जिंदा रह सकते हैं, वरना उनका सर्वाइवल कठिन हो जाता है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब जो रेन वाटर होती है, कभी कभी ऐसे नहीं बोलते कि एसिड रेन है, तो एसिड रेन होने का मतलब ये थोड़ी है उसमें एसिड बरस रहा है, उसका मतलब है उस जो वाटर है उसकी pH 5.6 है। व्हेन एसिड रेन्स फ्लो इन रिवर्स, जब वो ये जो एसिड रेन है ये रिवर्स में जाती है, इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर, है जो नदियों का पानी है उसकी pH को लो कर देती है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट, जो एक्वेटिक लाइफ है इन रिवर्स में, जो भी मछली होगी, कछुए वगैरह कुछ भी, उनका जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर वहाँ। आगे देखो, द एटमोसफेयर ऑफ वेनस, जो हमारा शुक्र ग्रह है, इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। शुक्र ग्रह पर हमारे वाइट और येलो कलर के क्लाउड हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो इसलिए वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि इतने एसिडिक क्लाउड्स में जो हमारे एक pH की रेंज है 7 पॉइंट, ये कितने दे रखी थी, 7.0 टू 7.8, इसी pH के बीच में हम सर्वाइव कर सकते हैं। और एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड के जब क्लाउड हैं तो उनकी एसिडिक, वेनस पर सोच लो कितना एसिडिक एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, सॉइल की pH क्या होगी। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, प्लांट्स जो है एक पर्टिकुलर pH रेंज की रिक्वायरमेंट होती है उसकी, उनकी हेल्दी ग्रोथ के। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यू कैन कलेक्ट द सॉइल, हम डिफरेंट प्लेस से सॉइल कलेक्ट करेंगे और देखेंगे उनकी pH क्या है। अब देखो ये आगे, पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन टेस्ट ट्यूब एंड 5 ml of water to it. Shake the content of the test tube. Filter the content and collect the filtrate in the test tube. मतलब सॉइल लेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे और उसमें उसको फिल्टर कर लेंगे। जो फिल्टर होने के बाद मिला है जो सॉइल, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। चेक द pH ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल। अब इसकी pH देखेंगे इस सॉइल की। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? मतलब एक आइडियल pH होनी चाहिए सॉल्यूशन सॉइल की जो 6.0 टू 7.0 तक होती है। अगर इससे ज़्यादा सॉइल की pH होगी तो मतलब वो सॉइल क्या है, एसिडिक है, और जिसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। और इसी एसिडिक नेचर को कम करने के लिए सॉइल में जो फार्मर्स होते हैं वो क्या डालते हैं, वो डालते हैं CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से pH सॉइल की बैलेंस रहती है। ठीक है, pH in our digestive system. It is very interesting to note that stomach produce hydrochloric acid. जो हमारे पेट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। It helps in digestion of food without harming the stomach. जो हाइड्रोक्लोरिक HCl हमारे पेट में बना, ये हमारे फूड को पचाने में काम करता है, हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस काज पेन इन इरिटेशन, मतलब इंडाइजेशन हो जाता है कई बार हमें चीज़ें हजम नहीं होती, तो उस केस में क्यों होता है, वो क्या कारण होता है उसका, कि हमारे जो स्टमक होती है वो एक्सेस HCl प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से पेन होता है और इरिटेशन होती है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन
पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। इस पेन से बचने के लिए पीपल जनरली बेस लेते हैं, बेस जिनको हम एंटासिड बोलते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव सजेस्टेड बाय यू एट बिगनिंग ऑफ चैप्टर। बिगनिंग ऑफ चैप्टर में हमने देखा था, जैसे वो क्या लिया था, जब एसिडिटी इंक्रीज हो गई थी तो हमने बेकिंग सोडा लिया था। तो बेकिंग सोडा भी एक टाइप का एंटासिड ही है, ठीक है। एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ एक्सियम मैग्नीशिया ए माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज। ये भी एक बेस ही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। जो हमारे दांत सड़ जाते हैं या उनका वजह भी क्या है, pH चेंज हो जाता है हमारे मुंह का। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाए तो हमारे दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ए क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम Ca10PO4 6OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जिससे हमारी दांतों की इनेमल बनी होती है। इनेमल मतलब जो हमारे दांत होते हैं उनकी जो बाहरी परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे कठोर सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट इट कोरोडेड व्हेन pH इन द माउथ बिलो 5.5। लेकिन ये कोरोडेड हो जाती है, मतलब सड़ने लगती है जब हमारे माउथ की pH 5.5 से नीचे चली जाती है। और ये क्यों जाती है, ये बैक्टीरियाज की वजह से जाती है। और बैक्टीरिया किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद जो पार्टिकल्स खाने के हमारे दांतों में रह जाते हैं उससे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। और ये बैक्टीरिया ही जो है हमारे मुंह के pH को गड़बड़ा देते हैं, मतलब pH को 5.5 से नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो हम खाने के बाद मुंह को साफ करके या टूथ पेस्ट यूज करके हम इससे बच सकते हैं। 5.5 से नीचे pH गई मतलब हमारे मुंह का नेचर क्या हो गया, एसिडिक। तो हम बेस ले सकते हैं, जैसे हम टूथ ब्रश करते हैं, टूथ पेस्ट यूज करते हैं, उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, या वो साल्ट होता है उनमें, ठीक है। आगे देखेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। जैसे मधुमक्खियाँ में काट लेते, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच काज पेन एंड इरिटेशन। जो मधुमक्खी वगैरह जब हमें काट लेती हैं तो हमारे शरीर पर एक एसिड छोड़ जाती हैं। और मधुमक्खियों के डंक में कौन सा एसिड होता है वो हमें पता है, मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो यानी हमारे शरीर में एसिड छोड़ के गई जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। और एसिड को नलीफाई कौन कर सकता है, न्यूट्रलाइज बेस। तो हम ऐसी कोई चीज़ उस पर यूज करें जो कोई बेसिक हो और उसके असर को कम कर सके। तो जैसे बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा बेसिक है तो इसके असर को कम कर देगा। तो हम बेकिंग सोडा उस एरिया पर लगा लेते हैं, ये एसिडिक है, जो कि मधुमक्खी के डंक में मिलता है, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। आगे देखो, ये तो यही है, एक नेटल जो प्लांट है जो जनरली मिलता है, इसकी अगर पत्तियों में चुभ जाए तो भी हमें इरिटेशन होता है क्योंकि इसमें भी एसिड होता है, ठीक है। और जो मेथेनोइक एसिड ही होता है इसमें भी। कोई भी डंक वाली चीज़ चुभ जाए तो उसमें मेथेनोइक एसिड ही होता है जनरली। तो इसकी रेमेडी क्या होती है, इसके पास एक डॉग प्लांट होता है, उसको अगर लेके तोड़ के रगड़ लें तो ये इसके नेचर को कम कर देगा। यानी एसिड के नेचर को कम किया तो डॉग प्लांट क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब ये कुछ दे रखे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिंड यानी इमली में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क या कर्ड दही में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड,
आंट स्टिंग मतलब जो चिट्टी वगैरह काट लें उसमें मेथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग जो ये पौधा है नेटल, इसके स्टिंग में मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बस ये क्वेश्चन ही करेंगे, और जो आगे मोर अबाउट साल्ट्स एक सेकंड पार्ट बना देंगे, उसमें कवर कर लेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। सॉल्यूशन ए है जिसकी pH है 6 एंड pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which is? तो pH 6 से जो कम होगा वो एसिडिक होगा, ये एसिडिक है और ये बेसिक है। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? एसिड वाले में ज़्यादा होगी, तो सॉल्यूशन ए में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। What effect does the concentration H positive ion have on the nature of the solution? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा? ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। कम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी तो वो डाइल्यूट होगा। ठीक है। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? बेसिक्स आयन में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन ये बेसिक क्यों होते हैं? फिर भी ये बेसिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट ए सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम एंड सेलेक्ट लाइम और चालकॉड? जब सॉइल एसिडिक हो जाए तो हम इनके साथ ट्रीट करते हैं जो कि बेसिक नेचर के हैं। ठीक है। तो सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं।